अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। चलते हैं दबे पाँव कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास सदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे एकजा, उस कौम का हाकिम ही फ़कत उसकी सज़ा है। ये शेर मेरा इंतखाब नहीं, आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर का इंतखाब है, जो उन्होंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत से नाला होकर एक्स पर पोस्ट किया है। राजा फ़ारूक हैदर शाह गुलाम कादिर की जगह बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामज़द करने पर पार्टी क़यादत से इस कदर खफा है कि शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास ही छोड़कर चले गए। वो अकेले इजलास से नहीं गए, 2 बार आज़ाद कश्मीर असम्बली के स्पीकर का मनसब संभालने वाले शाह गुलाम कादिर भी उनके हमरा गए। मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत ने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामज़द किया है, मगर यह फ़ैसला इतनी आसानी से नहीं हुआ। नवाज शरीफ ने पहले मुंतखब रुकन असम्बली सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर और दोबारा स्पीकर असम्बली के मनसब पर फाइज रहने वाले शाह गुलाम कादिर को वज़ीर आज़म नामज़द किया था। नवाज शरीफ के फ़ैसले को वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में तब्दील कर दिया गया और शहबाज शरीफ ने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए लीगी उम्मीदवार नामज़द कर दिया है। इस पर पार्टी के अंदर इख्तलाफात की गूंज सुनाई दी। घर की दीवारें मजबूत हों तो बाहर की आंधी का मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन अगर अंदर ही से ईंटें हटने लगे तो महल की शान ज़्यादा देर कायम नहीं रहती। कुछ ऐसे ही हालात इस वक्त मुस्लिम लीग नून के हैं, जहां आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के हवाले से पार्टी के अंदर इख्तलाफात खुलकर सामने आए। आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा का ताज किसके सर सजेगा, फैसला कल हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून बंद कमरे के फैसले पर ईवान से जमहूरी मोहर लगवाएगी, लेकिन वज़ीर आज़म की कुर्सी सिर्फ पार्टी की आदत की पसंद से नहीं चलती। इस ईवान के अंदर अक्सरियत, इत्तेहादियों के एतमाद और अवामी कबूलियत की ज़रूरत होती है। पार्टी के अपने सीनियर रहनुमा किसी एक फ़ैसले पर मुत्तफ़िक ना हो, सीनियर रहनुमा पार्टी की आदत के फ़ैसलों से मुतमईन ना हो, तो फिर अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि आज़ाद कश्मीर में अगली हुकूमत कितनी मजबूत होगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ मखसूस नशस्त पर आने वाले रुकन असम्बली को वज़ीर आज़म के फ़ैसले का दिफा करते हुए कहते हैं कि ये सियासी फ़ैसले होते हैं, आज़ाद कश्मीर का आइन और कानून इसकी इजाज़त देता है, तो इसकी कोई कबाहत नहीं। ये हमारी जो पॉलिटिकल टीम है इसका ज्यादा बेहतर जवाब वो देंगे, और ये सियासी फैसले होते हैं, इसमें कोई लिखे पड़े रूल्स नहीं है। मैं तो कानून का तालिब इल्म हूं, अगर मुझसे पूछेंगे तो मेरा जवाब ये है कि अगर आज़ाद कश्मीर का आइन और कानून इस चीज को मना नहीं करता तो इसमें कोई किसी किस्म की कबाहत नहीं है। नून लीग ने सियासी बिसात पर मोहरा तो बदल दिया है, लेकिन देखना यह है कि यह तब्दीली सिर्फ हिकमत अमली है या पार्टी के अंदर किसी बड़े सियासी समझौते का नतीजा है। राजा फ़ारूक हैदर जैसे साबिक वज़ीर आज़म का इख्तलाफ भी मामूली बात नहीं है। अगर एक तजर्बाकार रहनुमा इजलास से इख्तलाफ के बाद अलग हो जाए और अगले लाहे अमल का ऐलान करने की बात करे तो इसका मतलब यही लिया जाएगा कि मामला अभी ठंडा नहीं हुआ। बज़ाहिर एक नाम पर इख्तलाफ है, लेकिन पस मंज़र में ताकत, नुमाइंदगी और सियासी इख्तियार की बड़ी बहस खड़ी है। सियासत में सिर्फ वही नज़र नहीं आता जो सामने होता है, अक्सर असल कहानी पर्दे के पीछे लिखी जा रही होती है। एक तरफ शाह गुलाम कादिर हैं जो मुंतखब रुकन असम्बली पार्टी के सदर हैं, 2 बार स्पीकर असम्बली के मनसब पर फाइज रह चुके हैं। दूसरी तरफ बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी है जिन्हें इंतखाबी शिकस्त के बाद मखसूस नशस्त के ज़रिए असम्बली में आने का मौका मिला। सियासी जमातों को इक़्तिदार हाथ से निकल रहा हो तो वोट की इज़्ज़त याद आने लगती है। इक़्तिदार हाथ में आ जाए तो मुंतखब नुमाइंदे और मखसूस नशस्त दोनों को एक ही तराजू में क्यों तोला जाने लगता है। सियासी तौर पर यह सवाल अपनी जगह खासा वज़नी है कि क्या नून लीग ने वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया दफन कर दिया है। मखसूस नशस्त आइनी और कानूनी तरीक़ाकार का हिस्सा है, इसलिए यह कहना दुरुस्त नहीं है कि मखसूस नशस्त पर आने वाला रुकन गैर आइनी या गैर मुंतखब है, लेकिन सियासी सवाल फिर भी बाकी रहता है। वज़ीर आज़म का मनसब सिर्फ कानूनी अहलियत का नहीं है, अवामी तासुर और सियासी जवाज़ का मनसब भी है। अगर एक शख्स आम इंतखाब में आवाम से वोट ना ले सके और बाद में मखसूस नशस्त के ज़रिए असम्बली में पहुँच कर वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बन जाए तो मुखालिफिन के पास सवाल उठाने का पूरा सियासी जवाज़ होता है। आज़ाद कश्मीर के अंदर पहले ही 4 बरस में 4 वज़राए आज़म तब्दील हो चुके हैं। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, सरदार तनवीर अलियास, चौधरी अनवारुल हक और फिर राजा फैसल मुमताज़ राठौर। मसला सिर्फ ये नहीं है कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, असल मसला ये है कि वज़ीर आज़म कितने अरसे तक वज़ीर आज़म रहेगा। अगर सियासी जोड़ तोड़, ग्रुप बंदी और अंदरूनी इख्तलाफात का सिलसिला जारी रहा तो आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा एक मुस्तहकम मनसब की बजाय म्यूज़िकल चेयर बनती जाएगी। मौसीकी बजेगी, कुर्सियाँ बदलेंगी, चेहरे बदलेंगे, मगर अवाम के मसाइल वहीं के वहीं रहेंगे। जिस मनसब की बुनियाद ही अवामी मैंडेट पर होनी चाहिए, वहाँ अगर रास्ता मखसूस नशस्त होकर वज़ीर आज़म हाउस तक पहुँचेगा तो क्या इसे अवामी एतमाद का मुकम्मल अक्स कहा जा सकता है। मखसूस नशस्त भी आइनी और कानूनी तरीक़ाकार का हिस्सा है, लेकिन सियासी अखलाकियात का सवाल अपनी जगह मौजूद रहता है। ये मामला इसलिए भी अहम है कि इफ्तिखार गिलानी को माजी में 2 मरतबा इंतखाबी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब अगर एक ऐसा सियासी रहनुमा जो आम इंतखाबात में अवामी वोट से कामयाब ना हो सका, मखसूस नशस्त के ज़रिए ईवान में आता है और फिर
उसी ऐवान का कायदे ऐवान बनने की राह हमवार हो जाती है, तो अवाम के जहन में सवाल पैदा होना जो है वो फितरी है कि आखिर वोट की ताकत कहाँ गई। क्या शिकस्त का रास्ता मखसूस नशिस्त से गुजर कर इक़्तिदार की मंजिल तक पहुँच सकता है? वोट को इज्जत देना है तो सिर्फ नारा नहीं, फैसलों में भी इसकी झलक दिखाना होगी, वरना तारीख यही लिखेगी कि आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म तो बदलते रहे मगर सियासत का अंदाज़ नहीं बदला, कुर्सी वही रही, सिर्फ बैठने वाले बदलते रहे हैं। कादिर खान मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कादिर खान मंदोखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत सारे मामला हैं, मिस मैनेजमेंट के, बैड गवर्नेंस के, पुअर परफॉर्मेंस के, वफाक में क्या हो रहा है, हुकूमत के जो अपने मामला हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर सबसे पहले इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत हासिल हुई, वज़ीर आज़म के चुनाव का इंतखाब का मामला है, उसमें ख़ुद नून लीग जो है अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। एक कैंडिडेट को नवाज शरीफ साहब चुन रहे हैं, दूसरे को वज़ीर आज़म साहब की यानी शहबाज शरीफ साहब की हमायत हासिल है, उस पर अंदर टूट फूट है। अब ज़ाहिर है हालिया अगर 4 साल देखें आज़ाद कश्मीर के, तो वहाँ पे वज़ारत उज़्मा तो म्यूज़िकल चेयर रही है। अब भी यूँ लगता है कि जैसे हालात कुछ ज़्यादा तब्दील नहीं होंगे, ऑल्दो हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जा रही है, लेकिन वो गवर्नेंस के इशूज़, वो अवामी हमायत के मामलात, वो मैंडेट का एहतराम, क्योंकि आज़ाद कश्मीर की हालत ज़ाहिर है वो बड़े हालात नाजुक हैं, वहाँ पर लोगों की शिकवे शिकायतें हैं, अवामी एक्शन कमेटी भी है। तो ऐसे में जो अब फैसले हो रहे हैं, क्या आपको ट्रस्ट हुआ, ट्रस्ट डेफिसिट ब्रिज होता हुआ नजर आता है, या आपको लगता है नहीं सूरत हाल मजीद बिगड़ती नजर आ रही है? बहुत शुक्रिया रियान तारिक साहब। पहली बात तो ये है कि बड़ा खूबसूरत जुमला आपने भी कहा दिया, वोट को इज्जत दो। यहाँ सिर्फ वोट की वो इज्जत तो छोड़िए, वोट की तोहिन की है। जो शख्स जनरल इलेक्शन आवाम के वोट से वो नाकाम हुआ, जीत नहीं सका, आपने मखसूस सीट पे लाके और उसको वज़ीर आज़म का ओहदा जो है ना वो उसको दिया है। चलो दे देते, कोई शक नहीं है, लेकिन इससे पहले जो शख्स आज़ाद कश्मीर के मुस्लिम लीग नून के सदर है बल्कि अभी भी शाह गुलाम कादर साहब, उसको आपने ऐलान किया है। तो ऐसी कौन सी बात आ गई? क्या उसकी कोई वीडियो लीक हो गई है, कोई ऑडियो लीक हो गई है कि उस शख्स को रातों रात वापस खत्म कर दिए और एक हारे हुए शख्स को आप बना रहे हो? अगर आप बनाते भी तो राजा फारूक हैदर साहब को बनाते, किसी और सीनियर आदमी को। एक शख्स जो लंदन में न जाने आपको क्या खाने खिलाया उन्होंने, तो वो उसको आपने जो ना हारे हुए शख्स को आपने तमाम वोट की तोहिन करके आपने उसको नामजद किया है। ये सारी चीजें तो आपको जरदारी साहब का मैं एक तकरीर की याद दिलाऊं जो पीटीआई के दौर में उसने कहा कि हम आपको नहीं गिराएंगे। वो कि उसने इमरान खान साहब को बोला, यहाँ मैं नून लीग के बारे में किया कि हम आपको नहीं गिराएंगे, आप खुद गिरेंगे। ये मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की तारीख देख के हमेशा उन्होंने बम को लात मारा है। किसी ने बम नहीं फेंका इसके ऊपर, उन्होंने बम को लात मारा है। तो ये सारी चीजें तो हकीकत है। आप मुझे एक बात बता दें कि जिस तरह पीटीआई के दौर में हुए थे, 4 वज़ीर आज़म बदल गए, और तो क्या ये आज़ाद कश्मीर असम्बली जहाँ पहले से एक्शन कमेटी जो है ना वो वहाँ एहतजाज में है, वहाँ पीटीआई पहले से जो है ना वो एहतजाज पे है, बाइकाट किए, वहाँ पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी पहले से जो है ना इस दांधली फॉर्म 47+ की निशानदेही करते हुए नाराज है। ऐसी सूरत हाल में आपने अपनी पार्टी को के बम को खुद लात मारा है और आपने इन लोगों को किया। और कल का क्या इज्जत रह जाएगी जब पार्लिमानी पार्टी में तमाम एमएलए ये कहेंगे कि हम हारे हुए शख्स को वोट नहीं देंगे? फिर आपकी क़यादत, आपकी ये फलसफाना फैसले ये किधर जाएंगे? वोट को इज्जत के तो आपने वैसे अपनी पांव तले रोन दिया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये मुकाफाती अमल है, ये वही बिलावल भुट्टो साहब की गड़ी की जो है ना वो है टिक 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 करके वो चल रही है अब आपके सामने। और मुकाफाती अमल आप ये देख लें कि जो शख्स सिंध को टुकड़े करने पे तुले हुए थे, जो शख्स ये कहता था कि सिंध ने 22,000 अरब लिए, आज 22 अरब रुपए जो उसके नाक के नीचे 1.5 अस्पताल इस्लामाबाद का पिम्स और पॉलीक्लिनिक का, वहां 15 मासूम बच्चों के को जिंदा जलाया गया, ताला लगा के। ये कत्ल है,
ये गफलत नहीं है, मुजराना गफलत नहीं है, तो मुकाफात अमल है। अल्लाह ताला जिसकी रिसवाई करे तो इस तरह खुलेआम आवाम के सामने उसने वही समझा था कि मैं लालू खेत में प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने खड़ा हूं और आगे पीछे सारे मेरे गुंडे खड़े होंगे, सामने लिफाफा या डरे हुए साफी खड़े होंगे। वहां तो टफ टाइम दिए और छोड़ के बीच में उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भाग गए। तो मैं समझ रहा हूं मुकाफात अमल है, अल्लाह ताला जिसको जलील करे उसको कौन बचा सकता है। तो मंदूखेल साहब, ये तो ज़ाहिर है ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं। इसकी तो जितनी मजम्मत की जाए, लेकिन ज़ाहिर है मजम्मतों से क्या होगा। ये तो खुल्लम खुल्ला चार्जशीट है हुकूमत के ख़िलाफ़। ये तो एक फ़र्द जुर्म है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और ज़ाहिर है ये कोई नई 2014 के अंदर हमने साहिवाल के अंदर ये दास्तान रकम होती हुई देखी, और अब 2024 में और 2026 के अंदर यही वफाक के अंदर हो गया, वफाक के ज़ेर इंतज़ाम एक हॉस्पिटल के अंदर हो गया। तो इससे तो वो आवाज़ें मज़ीद ज़ोर पकड़ेगी कि ये जो मिसमैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, इसका हल यही है कि ये पावर्स को डेलीगेट किया जाए, इख्तियारात को निचली सतह पे मुंतकिल किया जाए, रादर दर के वफाक जो है इसको कंट्रोल करे। ये नीचे मुंतकिल होने चाहिए इख्तियारात, और इस तरह की अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात बेहतर हो जाएंगे। रियान तारिक साहब, सोशल मीडिया पे लोग मुख्तलिफ पोस्ट लगा रहे हैं। किसी ने पोस्ट किया कि वफाक से 5 अस्पताल नहीं चलाए जाएंगे, वफाक को सुबह के हवाले किया जाए। आप मुझे एक बात बता दे कि सेक्रेटरी हेल्थ को मुअत्तल किया है। सेक्रेटरी हेल्थ से ज्यादा अमल दखल तो फिल्म्स का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का है, जिसका नाम इमरान है, मशहूर है। उससे ज्यादा अमल दखल तो वो वार्ड का इंचार्ज का है, जिसने मासूम बच्चों के पीछे ताला लगा के भागे। फिर उससे ज्यादा गफलत तो जो वजीर मौसूफ है, जो पहले भी इस तरह जो ना बातें कर रहा था, उसके खिलाफ होना चाहिए कि वो 1-1.5 अस्पताल नहीं संभाल सकता था। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें एक टेस्ट केस है पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के लिए। आप मुझे एक बात बताओ, ये झूठ बोलते हैं मीडिया पे अस्पताल या मुख्तलिफ लोग कि वो एसी में आग लगा, किसने देखा भाई? आप मुझे बताओ, झूठ बोलते हैं कि वो जाके इंक्यूबेटर में आग लगा, किसने देखा? तो मैं ये समझ रहा हूँ, कोई लवाकिन कहते हैं 55 बचे थे, कोई कहते हैं 100 बचे थे, हुकूमत कहते हैं 15 बचे थे। तो जिस शख्स या जिस नर्स ने ये आग देखा, क्या उन्होंने मिसाल के तौर पे, खुदा नहीं अल्लाह न करे ये मेरे एसी को आग लग जाए और या मासूम बचे हो, अगर आग लग जाए तो मैं बाग के पीछे दरवाजा ला करूंगा या दरवाजे और खिड़की खोलूंगा ताकि धुआं न जमा हो जाए और बच्चों को कुछ ना हो जाए? ये सब फ्रॉड है, झूठ है। माजी में भी इस अस्पताल से जो ना वो बच्चे चोरी होते थे। ये मैं कहता हूं इसी तरह मिसाल है जिस तरह कराची में जालसाजी से चाइना कटिंग प्लॉट बेचे गए एक दौर में, और फिर पूरे सिविक सेंटर के रिकॉर्ड को आग लगा दी ताकि सबूत खत्म हो जाए। कल के एक शख्स ने कहा जिसके 2 बच्चे थे, उसने बोला गोश्त के पकड़ाई गया, मुझे क्या पता मेरे बच्चे है कि नहीं है। तो मैं कहता हूं ये फ्रॉड है, ये कत्ल है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जहां तक इंसाफ का मामला है तो ये तो लवाहिकीन को फिर ऑन बोर्ड लेना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि इंसाफ कैसे होगा। देखिए, मैं और आप दो बैठे हुए ना, हम तो एक न्यूट्रल बात कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक चीज कर रहा हूं कि ये कौन आदमी था जिसने एसी को देखा और फिर वो चला गया बाहर। वहां तो ताले लगे हुए थे, लोगों ने तो ताले के बजाय खिड़की दरवाजे तोड़ के वो अंदर घुसे। आप मुझे एक बात बताओ, वहां फायर ब्रिगेड का स्टेशन ही पूरा मौजूद होता तो वो क्या करता है? क्योंकि बच्चों के पीछे तो ताले लगे हुए थे। अब ताले किसने लगाए? अंदर कोई बंदा मरा क्यों नहीं है जो बड़े उम्र का था? क्योंकि थे ही नहीं है। मैं कहता अल्लाह ना करे कोई मर जाए, मैं किसी की मौत पे खुश नहीं होता हूं, मगर जब वहां पे बंदा तो होता तो मरता, वहां तो बंदा ही नहीं था, ना बंदा की जात थी। वहां तो मासूम बचे 2-3 दिन के, उनको वहां पे बेयारो मददगार करके, क्योंकि 12 बिलाओ छुट्टी का दिन था, पीछे ताला लगा के बोले आज तो छुट्टी है, कल जो है अस्पताल खुलेगा तो देखा जाएगा। और फिर मैं ये कैसे मानूं कि वो आग लगी? क्या पता आग लगाई वो। मैं ये कैसे मानूं कि बच्चे वहां पे बंद रहते, ये गायब किए गए? मैं ये कैसे मानूं कि यहाँ पे कोई किसी ने जो है ना कोई बम फेंका के पेट्रोल चढ़का? ये सारी चीजें मैं कहता हूँ एक चीज से हो गए कि JIT बना के FIR दर्ज करके मुस्तफा कमाल से इस्तीफा ले ले, और उससे ले ले फिल्म्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इमरान से ले ले, वार्ड के इंचार्ज से ले ले, और उसके बाद जो है एक शफाफ इंक्वायरी की तरफ बढ़ा जाए और एक एग्जाम्पल बना ले पाकिस्तान में कि फरसुदा निजाम को कैसे ठीक किया जा सकता है। फरसुदा निजाम के ठीक करने का तो एक हल दिया जा रहा है ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दिए जाए। ये फिक्स है, क्विक फिक्स लग रहा है इस वक्त। ये मैं चीज बताऊं आपको कि आप 1.5 अस्पताल आप संभाल नहीं सकते हो। आइए सिंध में
जो अस्पतालों का नेटवर्क आलमी स्टैंडर्ड का है, NICVD, SSIVD, बेनजीर ट्रामा सेंटर, गंबट ट्रामा, लिवर ट्रांसप्लांट, ये तो पाकिस्तान तो छोड़ो, एशिया में नहीं है। आप पाकिस्तान का दिल, कैपिटल इस्लामाबाद, पार्लियामेंट से 5 मिनट के फासले पे ये बना हुआ है पिम्स, वो आपसे नहीं संभाला जा रहा है। और इससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में इसी सीट पे अब्दुल कादर पटेल साहब जहां बैठे हुए थे, एक एसी खराब हो गया, आज भी वीडियो और खबरें मौजूद है, वो भागता हुआ वहां गया और स्टाफ को बोला मेरे साथ तुम लोग भी गर्मी में बैठोगे, जब तक एसी ठीक नहीं होगा, जब तक मरीजों का एसी ठीक नहीं होगा, मैं और आप भी गर्मी में बैठे रहेंगे। ऐसा कोई मिसाल कायम करे अगर किसी में गैरत है तो। लास्टली मधुखेल साहब, मैं फिर यही पूछूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के कयाम की जरूरत तो बढ़ती जा रही है। रियान तारिक साहब मुझे एक बात बता दे कि आईन के अंदर 239 के अंदर पूरा क्लियर वाजिया है, पंजाब असम्बली ये बिल पास कर चुका है, खैबर पख्तूनख्वा कर चुका है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है ना वो तो ऑलरेडी है मेरे हिसाब से जिलों के सदर। पाकिस्तान में 140 के लगभग जिले हैं, हर जिले का अपना DC है, SSP है, टैक्स निजाम है, टाउन चेयरमैन है, काउंसलर है। और क्या चाहिए आपको कि आपने खामखा टुकड़े करना है। जिस सूबे में करारदाद पास वो हुआ है वहां कुछ नहीं करेंगे, सिंध को तोड़ना है आपने। तो मैं ये कहूंगा कि आप लिसानी फसादात कराना चाहते हो। यहाँ कराची में उर्दू स्पीकिंग के साथ साथ 1.5 करोड़ पश्तून रहते हैं, या सिंधी, बलोची और कच्ची और दूसरे कौम के लोग रहते हैं। आप क्यों लिसानी फसादात करने चाह रहे? आपका दिल नहीं भरा जो कराची में कत्ल गारत आपने की है? आपका दिल नहीं भरा कि 40 साल से जो आप वफाक का हिस्सा आपने कराची को क्या दिए? आज 2.5 साल से आप वफाकी वजीर हो, आपसे 1.5 अस्पताल नहीं संभाला जा रहा है। NA 242 मेरा और शहबाज शरीफ साहब के साथ जो अलका है वहां तो 2 रुपए का काम किया ही नहीं आपने। तो मैं ये समझ रहा हूँ, एक अस्पताल, एक डिस्पेंसरी आप पूरे पाकिस्तान में बना नहीं सके, एक कॉलेज, एक स्कूल वजीर तालीम बना नहीं सके, खामखा सिंध को तोड़ना है, जिस तालीम में खाना है उसी में छेद करना है। मेरा ख्याल में इनकी ये सोच है, ये पॉलिसी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कादिर खान मंदुखेल, पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। पिम्स अस्पताल के इस दिलखराश वाक़े से मुताल्लिक बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पिम्स अस्पताल के दिलखराश सानहे से बहुत सारे टेक अवेज हैं। सबसे पहले तो ये कि एक डिसफंक्शनल ब्यूरोक्रेसी है और उस डिसफंक्शनल ब्यूरोक्रेसी की वजह से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। ये मिसमैनेजमेंट और पुअर परफॉर्मेंस भी उसका एक शाखसाना है। दूसरा ये कि अब दिस कॉल्स फॉर इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, ताकि पावर को डेलीगेट किया जा सके और मामलात इंतज़ामी तौर पर बेहतर हों। खैर, ये तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो होगा, इसको एक टेस्ट केस बना के देखना है और इस सिचुएशन के अंदर असल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आयद होती है और फिर जो लवाहिकीन है उनको कैसे इंसाफ मिलेगा। मुतासरा ख़ानदान अपने जिगर के टुकड़ों को आहों और सिस्कियों के साथ सपुर्द खाक कर चुके हैं। सानहे पर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ समेत सऊदी अरब, ईरान, बरतानिया और दीगर ममालिक ने भी अफसोस और हमदर्दी का इजहार किया है। यूनिसेफ ने इस वाक़े के बाद सेहत के मराकज़ में फायर सेफ्टी के मयार का फौरी जायज़ा लेने और इन्हें मजबूत बनाने पर जोर दिया है। नए वफाकी सेक्रेटरी सेहत महमूद राय ने भी पिम्स के बाहर शिकायती कैंप लगवा दिया है, जहाँ वो रोज़ाना शहरियों से शिकायत सुनेंगे और इंतज़ामी खामियाँ जहाँ जहाँ हैं, जिनके बाइस अस्पताल की नर्सरी बच्चों के लिए मौत का कुआं बन गई। सैब महमूद साहब इस हादसे में जाँबाक होने वाली, शहीद होने वाली बच्ची के चचा हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ज़ाहिर है बड़ा ही अफसोसनाक है ये वाक़या और जितनी इसकी मज़म्मत की जाए, जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है और इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ खड़े हुए हैं। सो फार अभी तक जो तहकीकात हुई हैं, जिस तरीके से मामलात आगे बढ़ रहे हैं, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया रेहान भैया आपका। जी बहुत बड़ा सानिया जिस पे गुजरती है वो इस चीज़ को समझ सकता है। बस अल्फाज भी हैं मेरे पास कि मैं वो बयान कर सकूं। जो कल का मंजर था वहाँ पर, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे बिल्कुल मैं कहना नहीं चाहता कि जिस पोजीशन में थे वो उस टाइम उनको उठा के लेके आना वो कैसा था। बाकी जहाँ तक आप बात कर रहे हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन की, वो इन्होंने जो स्टार्ट की है वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज, बल्कि मुझे थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा कर रही है। उसकी वजह ये है कि जैसे इन्होंने फरमाया इंतज़ामिया ने कि वहाँ पर हमारा अमला मौजूद था नर्सरी के बीच में,
तो शायद मौजूद हो, लेकिन हमारी आंखों के सामने से तो नहीं गुजरा, क्योंकि हम वहाँ पर मौजूद थे। हमारी आंखों के सामने से तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि कोई हमें अमले का बंदा वहाँ पे उस वक्त आग के बीच में से निकलता हुआ नजर आए। ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि जब कह रहे हैं कि ब्लास्ट हुआ तो एक एसओपी होती है कि एक वार्ड के बीच में नर्सरी है, नर्सरी के बीच में एक ड्यूटी रोस्टर होगा, उसमें कितने बंदे वहाँ पर ड्यूटी पे मौजूद थे वो एक मुकम्मल रिकॉर्ड होगा। और उस रिकॉर्ड के मुताबिक वो तो आप बेहतर जानते हैं या इंतजामिया वहाँ की बता सकती, लेकिन जितने बच्चे थे 7-8 बंदे तो होने चाहिए थे वहाँ पे ड्यूटी पे, लेकिन उनमें से कभी किसी का भी नहीं सुना कि किसी को कोई खराश भी आई है, किसी का एक बाल भी जला है। सब जो है वो सही सलामत ही कहीं पे मतलब महफूज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, चलो वो महफूज हैं। उनमें से कभी किसी को भी खराश नहीं आई है। जो वहाँ पे नुकसान हुआ है वो सिर्फ नौमौलूद बच्चों का ही हुआ है। तो लगता तो यही है कि वहाँ पर मौजूद कोई नहीं था, क्योंकि वहाँ पे नजर भी हमें किसी को भी नहीं आया। और इससे तो जाहिर होता है ये कोई इंतजामी गफलत नहीं है, बल्कि मुजरिमाना गफलत है। और ये बड़ा ब्रूटल एक्ट है इंतज़ामिया की तरफ से। अब इस इंसिडेंट के होने के बाद से अब तक जो कुछ हुआ है, जो मअतलियाँ या बरतरफियाँ हुई हैं, ज़ाहिर है ये तो एक फायर फाइटिंग है जो की जा रही है। अभी जिस तरीके से इंक्वायरी आगे बढ़ रही है, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जो लवाहिकीन है उनका इस पे क्या मुतालबा है फौरी तौर पर? रेहान भाई देखें, कमेटियां तो आप मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप इस माशरे का हिस्सा हैं और आप ये प्रोग्राम करते रहते हैं। आपने पता नहीं अपने प्रोग्राम में कितनी कमेटियां बनती देखी होंगी और उन कमेटियों को भूलते हुए देखा होगा। उस जो कमेटियां हैं जितनी, उनका कोई भी किसी भी किस्म का कोई आज तक हाल हमारी नज़रों के सामने से तो नहीं गुजरा कि किसी कमेटी का कोई फ़ायदा हो। बस कमेटी बन गई है, अब बस बन गई है, बस हमें यही पता कमेटी बन गई है। इसके बाद कुछ होने की उम्मीद नज़र नहीं आती, बिल्कुल भी उम्मीद रखना पता नहीं, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कुछ हमारे लिए ऐसा है कि अब मुमकिन कि हम इसके कमेटी की कोई उम्मीद रख सकें कि जिससे कुछ हो। बाकी नेक्स्ट मेरी जो है आइंदा कभी इस तरह का सानियान हो, गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि ये एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि हमारे जितने भी टीन एज हो जाते हैं या कोई भी, चाहे वो किसी जगह पे मुलाजमत कर रहे हैं, चाहे वहाँ पे सिक्योरिटी वाले थे या कोई और वहाँ का अमला था, या जितने पाकिस्तानी शहरी हैं, सारों को एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब आग लग जाए तो आग की सूरत में हमें क्या करना चाहिए। हमें शोर मचा के बंदों को इकट्ठा करना है, उसके बाद जो जिंदा बंदे हैं वहाँ पे उनको सबसे पहले बाहर निकालना है, या जो भी एक एसओपी होती है फायर फाइटिंग वाली, वो सबको एक क्योंकि देखें अगर वो जो फायर ब्रिगेड है वो 10 से 12 मिनट में पहुंची है या 6 मिनट जैसे वो कहते हैं, वो एक अलग बात है। वो जितनी भी देर में पहुंची है, वो उसने ड्राइव करके जितना उनका दूर दफ्तर था वहां से उन्होंने आना, उतना टाइम तो उनको लगना था, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ किया जा सकता है। जब ये सब हमारे शहरियों को इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए, ये सबको एक ड्रिल करानी चाहिए। ठीक है, तो वो सारे लूप होल्स हैं जो आपने वहाँ पे ऑब्जर्व किया और आप ये समझते हैं कि फ्यूचर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप समेत जो मुतासरा फैमिलीज़ हैं वो क्या समझती हैं कि इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे होंगे और इस केस में इन पर्टिकुलर जस्टिस कैसे मिलेगा? देखें, जो नुकसान हुआ है वो तो पूरा होने वाला नहीं है। ट्रू। अभी जो दीदी वो मतलब वो मेरे भाई के घर पहली उनकी औलाद थी और वो अल्लाह ने मतलब एक दिन बाद ही किसी मुजरमाना गफलत की वजह से वहाँ पे अल्लाह पाक के हुजूर पे दोबारा पेश हो गई। अभी यही है कि मैं ये चाहता हूँ बाकी तमाम लवाहिकीन की तरफ से भी ऐसा ही होगा कि कम से कम इतना बताया जाए कि जो वहाँ पर ड्यूटी पे मौजूद थे, ड्यूटी रोस्टर उनका क्या कहता है कि उस दिन वहाँ पे कितने बंदे ड्यूटी पे मौजूद होने चाहिए थे। ये आप रेहान भाई बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि जहाँ नीकू होता है, जो नर्सरी है, नर्सरी में कम से कम भी 2-3 डॉक्टर्स, साथ 2-3 पैरामेडिकल स्टाफ और आया वगैरह कुछ ऐसे स्टाफ मिला के कोई ये अगर वहाँ पे 30 बेड का एक ये नर्सरी थी तो इसमें कम से कम भी 8 से 10 बंदे होने चाहिए थे। तो वो ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक वो ये सीसीटीवी कैमराज हैं, वो हमें देख के बताएं कि वहाँ पे मौजूद थे या नहीं थे। अगर मौजूद नहीं थे तो फिर उनके साथ कानूनी और तादीबी कार्रवाई की जाए ताकि
हमें कोई थोड़ा सा कोई एक सुकून मिल सके कि इन लोगों की वजह से हमारे साथ ये हुआ। बाकी जो नुकसान हुआ है वो तो पूरा किसी भी तौर पे नहीं हुआ, नहीं हो सकता। नो डाउट, ज़ाहिर है वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है, इर्रेपरेबल है, और अल्लाह ताला लवाहिकीन को सब्र अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया साहिब महमूद साहब आपके वक्त के लिए। साहिब महमूद साहब हमारे साथ थे, उनकी भतीजी इस दिल खराश, इस वो वाक़या जो मुजरमाना गफलत की वजह से हुआ उसमें जान की बाजी हार गई। अब देखना है कि इस मामले को टेस्ट केस बनाया जाता है और टेस्ट केस बना के क्या लोगों को निशान इबरत बनाया जाता है कि फ्यूचर में इस तरह का कोई इंसिडेंट रूनमा हो ना हो, या फिर इसी तरीके से 4 दिन का फिर अफसोस मलने के बाद, इंक्वायरी कमेटीज़ तश्कील देने के बाद ये सारे का सारा मामला फाइलों में दब जाता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तौहीन अदालत की दरख्वास्त की फौरी समाअत के लिए उज़्मा खान की एक और दरख्वास्त दायर। इमरान खान की जेल में सेहत बिगड़ रही है, शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहत और उन्हें शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद का मामला एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गया है। उनकी बहन डॉक्टर उज़्मा खान ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त की फौरी समाअत के लिए एक और दरख्वास्त दायर की है। पहली दरख्वास्त भी एतराज़ात दूर करके दोबारा जमा कराई जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त 16 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया और मामला 18 अगस्त को उस वक्त अहम मोड़ पर पहुंचा जब सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान को तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। अदालत ने उनकी बहन उज़्मा खान और ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को मेडिकल बोर्ड में शामिल करने और इलाज के दौरान मौजूद रहने की भी इजाज़त दी थी, लेकिन 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब जब इमरान खान को तिब्बी मुआयने के लिए जेल से निकाला गया तो उन्हें शिफा इंटरनेशनल की बजाय पिम्स अस्पताल ले जाया गया। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि शिफा अस्पताल के अतराफ पीटीआई कारकुनान की मौजूदगी के बायस सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा हुई, इसलिए इमरान खान को पिम्स मुंतकिल किया गया, जबकि शिफा के डॉक्टर्स को पिम्स बुलाकर तिब्बी मुआयना कराया गया। हुकूमत के मुताबिक उन्हें माहिर डॉक्टर्स ने तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया, जिसके बाद उन्हें दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब उज़्मा खान का मौक़िफ़ इसके बरक्स है। उनका कहना है कि इमरान खान ने अपनी सेहत के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं, उन्हें मुसलसल ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है और कैद तन्हाई के बायस जहनी दबाव और बेचैनी का सामना है। उन्हें यह भी दावा किया है कि इमरान खान ने जेल में मुबैना तशद्दुद की शिकायत की। यही तजाद अब कानूनी तनाज़े की बुनियादी वजह बन चुका है। पीटीआई का मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था, इस पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ, जबकि हुकूमत सिक्योरिटी को पिम्स मुंतकली की वजह करार दे रही है। इसी बुनियाद पर उज़्मा खान की तौहीन अदालत की दरख्वास्त में ज़िम्मेदार हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया है। इमरान खान को शिफा अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया, ये सवाल तो है ही। एक सवाल अब भी है कि अदालत के वाज़ेह अहकामात की तशरीह और इस पर अमल दरामद का मयार क्या होगा। अगर सिक्योरिटी वाकई रुकावट थी तो क्या हुकूमत ने अदालत को बर वक्त एतमाद में लिया, और अगर हुक्म पर अमल मुमकिन था तो इसे तब्दील करने का इख्तियार किसके पास था। मामला अब 16 सितंबर की समाअत की तरफ बढ़ रहा है, मगर सेहत जैसे हसास मामले को सियासी कशमकश से बाला तर रखना ज़रूरी है। हुकूमत हो या पीटीआई, दोनों को अदालती अहकामात और तिबी शफाफियत के मामले में गैर मुबहम रवैया इख्तियार करना होगा, क्योंकि सियासी बयानियों से ज़्यादा अहम एक कैदी की सेहत, कानून की बालादस्ती और अदालत के हुक्म का एहतराम है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे, आपसे मुलाकात होगी, शकिया ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।